तो बच्चों 51 से 120 तक के डाउट क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि देयर इज अ हाइड्रोमीटर। आपको बताऊं हाइड्रोमीटर क्या होता है? किसी भी लिक्विड की डेंसिटी नापने के काम आता है, जिसके अंदर एक स्टेम होता है और नीचे एक बेस होता है, इस तरह का होता है। इसमें निशान बने हुए होते हैं, तो इन्होंने दे रखा है कि 0 से लेकर 10 तक मार्किंग करी गई है। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक मार्किंग करी है ऊपर से नीचे। अब इसको 3 बार फ्लोट कराया गया अलग अलग चीजों में, 3 बार अलग अलग चीजों में फ्लोट कराया गया, और क्या रीडिंग आई वो देखिए। ये कह रहे हैं कि जब इसको वाटर में फ्लोट कराया तो रीडिंग आई 0, यानी पानी में डुबाने पर ये पूरा डूब करके तैर रहा था। वाटर की डेंसिटी भूलिएगा मत, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जब हमने इसे दूसरे ऑयल में डुबाया जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.5 है। अब यदि बेटा वो रिलेटिव डेंसिटी 1.5 कह रहे हैं तो डेंसिटी सीजीएस में 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तब इसकी रीडिंग 10 आई, यानी कि बेटा लिक्विड का लेवल 10 के निशान पर था। ये हिस्सा बाहर था, ये हिस्सा डूबा हुआ था लिक्विड में, बस इतना 10 का निशान आ रहा था लिक्विड सरफेस पर। अब हमने इसे तीसरे अननोन लिक्विड में डुबाया जिसकी पता नहीं डेंसिटी क्या है, तो रीडिंग 5 आई। 5 का मतलब 0 और 10 के मिड पॉइंट पर, यानी यहां पर लिक्विड का लेवल था। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। ये हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर को आप में निशान इस तरह से बने रहते हैं, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डेंसिटी मेजर करने की डिवाइस है। जब आपने इसे वाटर में डिप किया तो पूरा डूब के तैरा, यानी वाटर सरफेस 0 के निशान पर था। जब आपने इसे दूसरे ऑयल में फ्लोट कराया जिसकी डेंसिटी 1.5 थी, तो लिक्विड का लेवल, लिक्विड का जो सरफेस था वो 10 के निशान पर था, यानी इतना हिस्सा डूबा हुआ था, वो बाकी बाहर था। अब हमने इसे एक अननोन लिक्विड के अंदर डुबा दिया जिसकी डेंसिटी का पता नहीं है, जिसे निकालना है, तो लिक्विड लेवल 5 के निशान पर था, यानी ऊपर का स्टेम आधा डूबा हुआ था। बस डेंसिटी बतानी है। ऐसा है बेटा, आप नीचे वाले वॉल्यूम को तो मान लो V1, ये जो हमारा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, और स्टेम के वॉल्यूम को मान लो V2, यहां से यहां तक का वॉल्यूम, यानी कि बेटा ये नीचे वाला वॉल्यूम है V1, और ये जो ऊपर मैंने डंडी सी बनाई है जिसे स्टेम बोलते हैं उसका वॉल्यूम है V2। यहां भी वही। पहले केस में जब आपने इसे वाटर में डिप किया तो अपथ्रस्ट कितना लगा? तो जवाब है अपथ्रस्ट। इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया? वाटर डिस्प्लेस किया V1 प्लस V2, पूरा ही डूबा हुआ है, तो हटाए गए वाटर का वॉल्यूम है V1 प्लस V2 इंटू वाटर की डेंसिटी है 1 इंटू G। ये हो गया इसका अपथ्रस्ट। लेकिन अपथ्रस्ट तो स्टेम के वेट के बराबर होता है, तो इट इज इक्वल टू वेट, ऐसे ही लिख दो। अब यहां पर आ जाओ, जब आपने इसे ऑयल में डुबाया जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अपथ्रस्ट कितना लगा? तो डूबा हुआ वॉल्यूम सिर्फ V1 है, बाकी तो ये बाहर है ऑयल से। तो क्योंकि डूबा हुआ वॉल्यूम V1 है तो हटाएगा लिक्विड का वॉल्यूम V1 इंटू लिक्विड की डेंसिटी 1.5 इंटू G। ये अपथ्रस्ट है, और अपथ्रस्ट होता है वेट के बराबर, यानी कि बेटा पूरे हाइड्रोमीटर का वेट अभी इसके बराबर है। अब आपने तीसरे ऑयल में डुबाया, तीसरे लिक्विड में डुबाया, तो उसके अंदर V1 वॉल्यूम एक तो डूबा हुआ है, प्लस 5 के निशान पर होने का मतलब आधा स्टेम डूबा हुआ है, पूरे स्टेम पर 10 निशान थे और ये 5 के निशान तक डूबा हुआ है, यानी आधा वॉल्यूम V2 का हाफ वॉल्यूम डूबा हुआ है V2/2। ये है डूबा हुआ वॉल्यूम, यानी हटाएगा लिक्विड का वॉल्यूम, इंटू लिक्विड की डेंसिटी तो पता ही नहीं, सिग्मा लिख दो, इंटू G। ये अपथ्रस्ट हो गया, और अपथ्रस्ट हाइड्रोमीटर के वेट के बराबर हो गया। 3 इक्वेशन है, इन तीनों की हेल्प से आपको सिग्मा का पता लगाना है कि भाई ये जो लिक्विड है तीसरे वाला उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा निकालना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। सिग्मा निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, सबसे पहले
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो v1 प्लस v2 into 1 divided by v1 into 1.5, this upon this, g तो कट गया, is equal to weight upon weight 1. v1 को इसमें भी और इसमें भी डिवाइड करो तो 1 प्लस v2 अपॉन v1, v1 अपॉन v1 1, v2 अपॉन v1 ऐसे ही लिख दिया, is equal to 1.5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में 1.5, तो v2 अपॉन v1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5, तो मेरे बेटा v2 अपॉन v1 कितना हो जाएगा, v2 अपॉन v1 होगा 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 यानी कि हाफ। ये मेरा पहला रिजल्ट आया, लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसका यूज होगा। अब आइए थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन है v1 प्लस v2 बाई 2 सिग्मा g डिवाइडेड बाई v1 इंटू 1.5 इंटू जी ऊपर नीचे से काट दिया, राइट साइड में वेट अपॉन वेट 1। अब क्या है, v1 को इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड करो, तो v1 को v1 में डिवाइड करोगे तो 1, और v1 को यहां डिवाइड करोगे तो ये आ गया, यहां तक आ गया। लेकिन v2 अपॉन v1 तो हाफ है, यदि v2 अपॉन v1 हाफ है तो ये तो v2 अपॉन 2v1 है, यदि v2 अपॉन 2v1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1.5 को यहां ले जाओ, अब इधर क्या बचा, इधर बचेगा 5/4 सिग्मा इज इक्वल टू, ये हो गया 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, तो सिग्मा किसके बराबर आ गया, 4 3 12 अपॉन 5 2 10, 12 अपॉन 10, यानी कि बेटा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिमेंबर कि मैंने सीजीएस में सॉल्व किया है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यही तरीका है। पहले आपने वेट को अपथ्रस्ट के बराबर रखा, फिर वेट को अपथ्रस्ट के बराबर रखा, फिर वेट को अपथ्रस्ट के बराबर रखा, 3 इक्वेशन तैयार करी। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेगा तो v2 अपॉन v1 निकल गया हाफ, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके v2 अपॉन v1 की वैल्यू रख दी तो सिग्मा आ गया। एक बार अपने आप करके देखिएगा, बाकी ये तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी आपके पास। Excuse me, sir. बेटा Sir, please add राशि. ओके, मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 55, अगला डाउट, बॉल ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक बॉल है जिसका वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्प्रिंग बैलेंस से लटकी हुई है और इसकी रीडिंग आ रही है 2 किलोग्राम वेट एयर में। जब हवा में मैंने इसे स्प्रिंग बैलेंस से टांगा तो 2 किलोग्राम वेट दिखा रहा है रीडिंग। अब इट इज सस्पेंडेड इन वाटर सच दैट हाफ वॉल्यूम इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, फिर हमने इसे पानी में डुबा दिया, और वो भी ऐसे कि आधा वॉल्यूम पानी के अंदर डूब गया, तो रीडिंग बताइए। एक बात बताइए, आधा वॉल्यूम यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डूब गया, तो हटाए गए वाटर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, हटाए गए वाटर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये है डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, और डिस्प्लेस्ड वाटर की डेंसिटी होती है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी 500 ग्राम वेट। ये है डिस्प्लेस्ड वाटर का मास 500 ग्राम, जिसे आप लिख सकते हो 5 किलोग्राम वेट। ये है हटाए गए पानी का वेट। यदि मैं किलोग्राम वेट ना लिख के सिर्फ किलोग्राम लिखूं तो वो है मास, तो मैं कहूं हटाए गए पानी का मास बताओ तो 0.5 किलोग्राम, और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बताओ तो 0.5 किलोग्राम वेट, और डिस्प्लेस्ड वाटर 1 किलोग्राम वेट याद होगा आपको 9.8 न्यूटन होता है, तो न्यूटन में बदल नहीं रहे क्योंकि आंसर भी उन्होंने किलोग्राम वेट में दे रखा है 9.8 न्यूटन। अब एक बात बताइए, इसने पानी हटाया 0.5 किलोग्राम वेट, तो अपथ्रस्ट लगेगा 0.5 किलोग्राम वेट, और जो अपथ्रस्ट होता है वो वेट में कमी कर देता है, तो इसमें आधा किलोग्राम वेट की कमी आ जाएगी,
तो जब पहले ही 2 किलोग्राम वेट रीडिंग थी एयर में और उसमें आधा किलोग्राम वेट की रिडक्शन हो गई तो 1.5 किलोग्राम वेट आएगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 56, अ बैलून ऑफ मास 1000 kg, एक बैलून है जिसका मास है 1000 kg, फ्लोट्स इन एयर। ये हॉट एयर बैलून है जिसमें अपथ्रस्ट, भाई एयर भी तो अपथ्रस्ट लगाती है, वेट के बराबर होती है। भाई यदि वेट ज्यादा होगा तो बैलून नीचे डिसेंड करने लगेगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो ये असेंड करने लगेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये फ्लोट कर रहा है, ना ये बैलून ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है। तो इसका मतलब अपथ्रस्ट जो है वो 1000 G के बराबर है। अब वो कहते हैं इसमें से 100 किलोग्राम वेट हमने निकाल करके बाहर फेंक दिया, यानी अब ये 900 किलोग्राम का रह गया मास, 900 किलोग्राम, यानी कि इसका वेट अब 900 G रह गया। जबकि अपथ्रस्ट अभी भी उतना ही है। अपथ्रस्ट तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जब तक इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा तब तक अपथ्रस्ट वही रहेगा, यानी अपथ्रस्ट अभी भी 1000 G है। तो बताइए कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर चलेगा। समझ में आ गया? अपथ्रस्ट जो पहले निकाला था वही है, बस इसमें से 100 किलोग्राम बाहर फेंक दिया तो 900 किलोग्राम वेट रह गया, यानी 900 G। अब इसकी इक्वेशन बना लो, ऊपर ले जाने वाला फोर्स है 1000 G, नीचे लाने की कोशिश कर रहा है 900 G, तो नेट फोर्स हो गया 1000 G माइनस 900 G। ये है नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है M में, M है 900, A निकालना है। अब यदि G की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 100 G इज इक्वल टू 900 A, 100 G इज इक्वल टू 900 A। तो G बाय 9 आपका एक्सेलरेशन हो गया। G बाय 9 का मतलब 10 अपॉन 9.9 ही रह गया ना, ऊपर G को 10 ले लिया, नीचे 9, तो 1.0 समथिंग आएगा आंसर। शीट में 1.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन द स्केल व्हिच इंडिकेट्स 0.5 kg। एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसे वेइंग मशीन पे रख रखा है। वेइंग मशीन की रीडिंग आ रही है 0.5 kg। ठीक, अब ये कहते हैं ग्लास स्फेयर 0.2 kg, एक ग्लास स्फेयर है 0.2 kg का, उसे इसमें लटका दिया, 0.2 kg के स्फेयर को इसमें लटका दिया, और जो ये स्फेयर है उसका मास तो है 0.2 kg और उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 2.5। तो यदि रिलेटिव डेंसिटी 2.5 है तो डेंसिटी जो है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई, जिसे पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बताओ इसकी रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा है बेटा, जब आप इसको इसमें डुबाओगे तो लिक्विड बॉल पर अपथ्रस्ट लगाएगा, लिक्विड बॉल पर अपथ्रस्ट लगाएगा, और यदि लिक्विड बॉल पर अपथ्रस्ट लगाएगा तो ये अपथ्रस्ट भी एक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि बेटा बॉल उतना ही फोर्स इस पर नीचे की तरफ भी लगाती है। यही इस क्वेश्चन में समझाना चाह रहे हैं, यानी लिक्विड को बॉल नीचे दबाएगी। जब लिक्विड बॉल को ऊपर धक्का देता है तो बॉल लिक्विड को नीचे धक्का देती है, और जब बॉल लिक्विड को नीचे धक्का देगी तो रीडिंग बढ़ जाएगी। कितनी रीडिंग बढ़ेगी? जितना अपथ्रस्ट है। तो पहले आपको अपथ्रस्ट निकालना पड़ेगा। अपथ्रस्ट
ये वाटर है, वाटर का मतलब वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब जो मैं पूछता रहूं जवाब देते रहिए। मुझे बताइए बॉल का मास क्या है? 0.2 kg। बॉल की डेंसिटी क्या है? 2500। यदि बॉल के मास को बॉल की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो बॉल का वॉल्यूम आ गया। बॉल का वॉल्यूम यानी हटाए गए वाटर का वॉल्यूम, और हटाए गए वाटर के वॉल्यूम को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो हटाए गए वाटर का मास आ जाएगा। डिस्प्लेस्ड वाटर का मास, और मास में जी मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट आ जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट कितना हुआ? तो जवाब है 500 दूनी 555, 0.4 g डिवाइडेड बाई 5, तो 0.08 g न्यूटन। ये हमारा न्यूटन में वेट आ गया। लेकिन ये वेइंग मशीन रीडिंग किलोग्राम वेट में देती है, न्यूटन में नहीं। तो किलोग्राम वेट को न्यूटन में बनाना होता है तो मल्टीप्लाई बाय जी, और न्यूटन को किलोग्राम वेट में बनाना होता है तो डिवाइड बाय जी। तो इसे डिवाइड बाय जी कर दो तो ये आ जाएगा 0.08 किलोग्राम वेट। यानी अपथ्रस्ट जो है हमारा 0.08 किलोग्राम वेट है। अब अपथ्रस्ट 0.08 किलोग्राम वेट है तो नीचे की तरफ 0.08 किलोग्राम वेट से ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो 0.5 में 0.08 और जुड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.58 किलोग्राम वेट। तो वो रीडिंग क्या देगी? 0.58 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 में एक कंटेनर है फिल्ड विद लिक्विड h हाइट तक, उसमें स्मॉल h गहराई पर एक होल है जिसमें से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो इस लिक्विड की रेंज बताओ। मैं रेंज एक बार बता देता हूं, फिर इसके बाद इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। बाहर निकलने वाले पानी की वेलोसिटी, जिसे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहते हैं, वो √2gh होती है। अब इसे प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल बनाओ कि प्रोजेक्टाइल में यदि किसी को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो कितनी दूर जाके गिरता है। तो फॉर्मूला था u√2h/g। अभी तो फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू रखूंगा। u यानी कि जिस वेलोसिटी से ये बाहर निकला वो है √2gh। अभी मैंने u की वैल्यू रखी है 2/g। h क्या है? जितनी हाइट से वो गिरेगा। अब ये तो h माइनस h हाइट से गिरेगा, ये था कैपिटल H, ये था स्मॉल h। तो लिक्विड को गिरने के लिए जो हाइट मिली वो h माइनस h, g से g कट गया और इस तरह से आंसर आ गया 2√h h माइनस h। ये हमारा आंसर है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं एक्स्ट्रा, आपने पूछी नहीं है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। फॉर मैक्सिमम रेंज, मेरे बेटा रेंज मैक्सिमम के लिए 11th की वीडियो बनी पड़ी है, लेकिन आपको डेरिवेशन करना नहीं है तो बस याद रखना ये होल मिड पॉइंट पर होना चाहिए। मिड पॉइंट किस किस का मिड पॉइंट? तो जवाब है जो हमारा वाटर सरफेस है टॉप, और जहां लिक्विड आके गिरा उसके मिड पॉइंट पर। तो यदि मेरे न्यूमेरिकल में देखा जाए तो ये तो जहां वो लिक्विड सरफेस है और जहां वो आकर के गिरा उसके मिड पॉइंट पर। तो मेरे क्वेश्चन में तो वो h का मिड पॉइंट यानी h/2 हाइट से गिरेगा। h/2 हाइट पे होल होगा तो ये मैक्सिमम रेंज पकड़ेगा। लेकिन कल को ये भी तो हो सकता है कि हमारा कंटेनर जो है उसमें लिक्विड तो h हाइट तक भरा हुआ है और कंटेनर एक स्टूल पर रखा हुआ है जिसकी हाइट स्मॉल h है। अब पूछेंगे होल कहां होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज पर जाके गिरे। तो मैंने कहा था होल होना चाहिए मिड पॉइंट पर, लेकिन मिड पॉइंट किसका? जहां लिक्विड लेवल है और जहां लिक्विड आके गिरा उसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट यानी कि कैपिटल H प्लस स्मॉल h का मिड पॉइंट। तो यानी कि बेटा ये जो होल है इसकी ऊंचाई h प्लस स्मॉल h/2 होनी पड़ेगी। फिर तो आप h/2 नहीं रटोगे, तुम तो ये समझोगे जहां लिक्विड का अपर लेवल है और जहां लिक्विड आके गिरा उसके मिड पॉइंट पर यदि होल बनाओगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा मैक्सिमम रेंज के लिए। ये कंडीशन है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 68। मेरे बेटा 68 में कह रहे हैं एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है।
अब सिलेंड्रिकल वेसल को घुमाना शुरू कर दिया एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से। तो ऐसे में क्या होता है, लिक्विड थोड़ा सा किनारों पे उठ जाता है। आप घर में करके देखना, एक कढ़ाई में पानी भर दो और कढ़ाई को घुमाना शुरू करो। जब आप घुमाना शुरू करते हो तो किनारों पे लिक्विड ऊपर उठने लगता है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो बाहरी किनारा है कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगा। इससे रिलेटेड थ्योरी 11th में है नहीं, कंपटीशन में थ्योरी आती नहीं, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को याद रख लेना। ये जो ऊपर उठता है उस हाइट का फॉर्मूला है v²/2g। ध्यान से सुन लो, v²/2g। अब v² का मतलब हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर। रेडियस ऑफ द ट्यूब इसमें दी हुई है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर दे रखी है 0.05 मीटर। तो r आपको नोन, ओमेगा दिया तो है लेकिन अभी इसे बदलना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है। तो आप रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन रख दीजिए, तो 4 पाई है ओमेगा की वैल्यू। यदि ओमेगा की वैल्यू 4 पाई है तो ओमेगा की वैल्यू भी नोन हो गई, जी की वैल्यू भी नोन है, एच निकाल लेना। एक बात और बताओ बेटा, पाई स्क्वायर को नियरली 10 ले लिया करो, पाई स्क्वायर को 10 ले लिया करो। अरे जी को भी तो तुम 9.8 की बजाय 10 लेते हो, तो उससे आंसर पे कोई मेजर फर्क पड़ता है? उससे आंसर पे माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, लेकिन आपको सही ऑप्शन ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। यही बात यहां पर कह रहा हूं, पाई स्क्वायर परफेक्ट 10 नहीं है, 9.9 समथिंग है, लेकिन आप उसे 10 लेके करोगे तो आपको बिल्कुल सबसे नजदीकी आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां जब ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो यह आएगा 4 पाई का होल स्क्वायर। पाई स्क्वायर को जी से काट देना, क्योंकि पाई स्क्वायर भी 10 है और जी भी 10 है। तो ये आपका गया क्वेश्चन नंबर 68। 68 के बाद अच्छा, अगले डाउट सेशन में आप सारे के सारी इस शीट को पूरा करके रखोगे। 180, 85 जितने भी है वो कंप्लीट करके रखना। और इस बीच में आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स की थ्योरी तैयार कर लो, जिससे न्यूमेरिकल करते समय आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 68 तक हो गए। अगला इसके बाद बेटा नेक्स्ट डाउट आया 73। 73 है, एक लार्ज वाटर टैंक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस। इसमें है होल। लार्ज वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसमें एक होल है जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। होल की रेडियस सेंटीमीटर है और होल की ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर पर कितना फोर्स लगाए कि ये अपनी जगह से हिले ना। ऐसा है बेटा, जब लिक्विड इसमें बाहर निकलेगा तो सिलेंडर भी एक्शन रिएक्शन से पीछे भागना चाहेगा। आप ये बताओ, एक गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारे को छोड़ दो, जब हवा नीचे निकलती है तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है, तो पानी राइट निकलेगा तो सिलेंडर लेफ्ट भागेगा। वो कह रहे हैं सिलेंडर को लेफ्ट भागने से रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएं। तो मैंने आपको बहते हुए पानी का मोमेंटम निकालने का कंसेप्ट काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल में ही बता दिया था। 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले पानी का मोमेंटम होता है AV² रो। ये है 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले पानी का फाइनल मोमेंटम। जब पानी अंदर था तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। जब पानी बाहर निकला तो फाइनल मोमेंटम क्या है? AV² रो। तो फोर्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो हो गया AV² रो, टाइम है 1 सेकेंड, तो डिवाइड करोगे यही आ जाएगा। तो ये है फोर्स का फॉर्मूला। इसके बारे में आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी पूरी थ्योरी, जिसमें मैंने बताया था वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, मास इमिटिंग पर सेकेंड और फिर मोमेंटम, सब कुछ बता रखा है। AV² रो। अब ए क्या है? एरिया ऑफ द होल जिसमें से पानी बाहर आ रहा है, तो वो तो πr²।
v क्या है, जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है वो वेलोसिटी है √2gh। ये 1 मीटर ये नहीं दे रखा, होल की गहराई दे रखी है 1 मीटर, तो ये वेलोसिटी जिससे बाहर आ रहा है वो है √2gh। तो v का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2gh इंटू रो। अब हमें देखना है क्या क्या नोन है, पाई नोन है, रेडियस ऑफ द ट्यूब मीटर में रख देना, g रख देना, h यानी होल की गहराई वो 1 मीटर नोन है, और वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब नोन है। आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा 80, देखो 78 भी पूछा था, लेकिन 78 मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, वो मैंने बता दिया। एक स्टूल के ऊपर कंटेनर रखा है, होल कहां बनाए कि पानी मैक्सिमम दूरी पर जाकर के गिरे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो डाउट आपका आया है वो है 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहे हैं वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड। एक नल है जिसमें से पानी निकलता है और नीचे गिरता है। तुम कभी पानी की धार देखो, नीचे जाकर के पतली होती चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जहां पर पानी निकलता है, वाटर फ्रॉम द टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल स्पीड 1, यहां पर वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से निकलता है, और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। Assume that pressure is constant throughout the stream of water. मान लो प्रेशर हर जगह सेम है, and the flow is steady. Cross sectional area 0.15 मीटर below the tap. तो नल से 0.15 मीटर नीचे यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। पहले तो ये सुनो, ये क्यों कम होता है। आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी कम एरिया ज्यादा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि पहाड़ों पर संकरी नदी होती है तो तेज बहती है, क्योंकि एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि पाइप से छिड़काव करते समय यदि पाइप को आगे से दबा दो तो पानी दूर तक जाता है, क्योंकि एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। ये एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां एरिया कम, और जहां वेलोसिटी कम होती है वहां एरिया ज्यादा। अब ये धार पतली होते जाने का कारण क्या है, जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरे बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी ऊपर से नीचे वेलोसिटी ज्यादा है, और यदि ऊपर से नीचे वेलोसिटी ज्यादा है तो गारंटेड ऊपर से नीचे जाने पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो एरिया कम होगा। अब मुझे बताना है एरिया कितना होगा। इसे हम बर्नौलीज थ्योरम से कर सकते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं। चल बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से पहले यहां पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, जहां H1 इसकी ग्राउंड से ऊंचाई है, बराबर P2, ये 2 पॉइंट है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, जहां H2 इसकी ग्राउंड से ऊंचाई है। लेकिन उन्होंने कहा प्रेशर रिमेन सेम थ्रू आउट, तो P1 और P2 कट गए। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से रो कट गया सारे में से। अब तुम बताओ, इसकी ऊंचाई ग्राउंड से मैंने मानी है H1, इसकी ऊंचाई मानी है H2। यदि इसकी ग्राउंड से ऊंचाई है H1 और इसकी है H2, तो H1 माइनस H2 है 0.15, H1 माइनस H2 है 0.15। ध्यान से तसल्ली से, H1 माइनस H2 है 0.15 मीटर। तो GH2 को राइट से लेफ्ट में ले आओ पहले, फिर इन दोनों में G कॉमन ले लो। अब देखो क्या क्या मालूम है। V1 है 1 मीटर पर सेकेंड, G है 10, H1 माइनस H2 है 1.15 मीटर, V2 निकल जाएगा। आप पहले V2 निकालोगे, जब V2 निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में तो फिर फॉर्मूला लगा दोगे A1 V2 V2 ध्यान रहे अभी अभी मैंने निकलवाया है। A1 और V1 आपको दिए हुए हैं,
A2 पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के पहले बर्नौलीज थ्योरम से वेलोसिटी निकालोगे V2, और इस फॉर्मूले को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा करके A2 निकाल लोगे तो आपको यहां पर एरिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा 80 के बाद 83 भी यही पूछ रहा है कि रेंज कब मैक्सिमम होती है। तो रेंज कब मैक्सिमम होती है, पानी जो होल होता है ना कि कंटेनर में पानी भर दिया तो होल कहाँ होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, मैंने बता दिया मिड पॉइंट पर। पढ़ लेना क्वेश्चन को। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 86, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉइसोली फॉर्मूले पर बेस्ड है। पॉइसोली फॉर्मूला क्या है बेटा, किसी भी ट्यूब में बहने वाले वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला पाई पी आर रेज़ पावर 4 अपॉन ए थीटा एल। जब पानी का लिक्विड की बात कर रहा हूं, जब लिक्विड किसी ट्यूब में बहता है, जैसे ये मेरे पास ट्यूब है, क्वेश्चन नंबर 86, ये कह रहे हैं कि बेटा एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर लेंथ एल है, रेडियस आर है, लेंथ एल रेडियस आर, प्रेशर डिफरेंस पी है, प्रेशर डिफरेंस पी है। यदि इधर के प्रेशर को P1 माने, इसको इधर को P2 माने, तो P1 माइनस P2 ही P है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड उस समय है V, तो V की वैल्यू हो गई पाई P1 माइनस P2 R रेज़ पावर 4 अपॉन L। P1 माइनस P2 क्या है, प्रेशर? नहीं जी, प्रेशर डिफरेंस, यहां से प्रेशर और यहां से प्रेशर का डिफरेंस, और ये V क्या है, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, जिसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1। तो इन्होंने कहा एक ट्यूब थी जिसकी लेंथ L थी, रेडियस R थी, उसमें वॉल्यूम V पर सेकंड फ्लो हो रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि यदि उस ट्यूब के आगे, यानी कि जिसकी लेंथ L और रेडियस R है, उसके आगे एक और ट्यूब जोड़ दी जाए, लेंथ उसकी भी L है लेकिन उसकी रेडियस R/2 है, जोड़ दी जाए, तो अब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या होगा? शुरुआती प्रेशर P1 था, अब P है, लास्ट का प्रेशर P2 था, अब P है, शुरुआत में P1 और लास्ट में P2, अब P है। इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले P3। P1 P2 से बड़ा है तभी तो लिक्विड उधर बह रहा था। अब यहां लिक्विड P1 P2 से बड़ा है तो लिक्विड उधर बहेगा, तो बीच का जो इंटरमीडिएट प्रेशर है P3, जिसे मैंने मान लिया है P3 P1 से तो कम है और P2 से ज्यादा है। अब P1 बड़ा है P3 से तभी लिक्विड यहां गया, और P3 बड़ा है P2 से तो लिक्विड उधर गया। तो पहले मुझे अब आगे कुछ भी करने से पहले P3 निकालना पड़ेगा। तो पहले बताओ इस ट्यूब में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या है, इसे V डैश मान लेता हूं। अब नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, पहले V मान रखा था, अब V डैश मान लेता हूं। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पाई P1 माइनस P3 R रेज़ पावर 4 अपॉन A थीटा L। P1 माइनस P3 R रेज़ पावर 4 अपॉन A थीटा L, और इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या है, पाई P3 माइनस P2 अपॉन A थीटा L। यहां आएगा R रेज़ पावर 4, नहीं जी ये R/2 है, तो R/2 की पावर 4 यानी R की पावर 4/16। अब मैंने दोनों को V डैश क्यों कहा, अरे इसमें से यदि हर सेकंड V डैश वॉल्यूम आएगा तो इसमें भी हर सेकंड V डैश वॉल्यूम में जाएगा। तो मैं कहूं कि पहली ट्यूब में हर सेकंड कितना बह रहा है, V डैश, दूसरी ट्यूब में कितना बह रहा है हर सेकंड, V डैश, तो पूरे ट्यूब में कितना फ्लो है, V डैश। तो ये V डैश निकालने को कहा गया है। अब मैंने जैसे कि बताया, यदि सीरीज में दो ट्यूब जोड़ते हो तो उनमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड बराबर रहता है, यानी ये और ये इक्वल है, ये और ये लेफ्ट साइड में इसे रख दो, राइट साइड में इसे रख दो। लेफ्ट साइड में क्या रखोगे, P1 माइनस P3, राइट साइड में क्या रखोगे, P3 माइनस P2/16। जो क्या हुआ, बाकी कहां गए, अरे जब लेफ्ट ये रखोगे राइट ये, तो पाई से पाई कट जाएगा,
r की पावर 4 कट जाएगा, a थीटा l कट जाएगा, लेफ्ट में बचेगा बस p1 माइनस p3 और राइट में बचेगा p3 माइनस p2। तो p1 माइनस p3 इज इक्वल टू p3 बाई 16 माइनस p2 बाई 16। ध्यान रहे मुझे p3 निकालना है, तो p1 प्लस p2 बाई 16 इज इक्वल टू p3 प्लस p3 बाई 16। समझ में आ गया? तो एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 17 बाई 16 p3, ये है p1 प्लस p2 बाई 16। आई थिंक कि ये पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब ये 16 बाई 17 इधर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दिया, ये निकल गया मेरा p3। समझ गए? p3 जुड़ गया तो ये 17 बाई 16 हुआ, जो उधर जाके 16 बाई 17। अब निकालना तो v डैश है, p3 आ गया। अब p3 की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो तो v डैश आ जाएगा, चाहे p3 की वैल्यू सेकंड में रख दो तो v डैश आ जाएगा। तो मैं पुट इन फर्स्ट, v डैश निकालने की तैयारी शुरू। थोड़ा पेशेंस का क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है। उसमें था पाई आर रेज़ पावर 4, इस वाले में रखने जा रहा हूं, डिवाइडेड बाय a थीटा l। ब्रैकेट में क्या था? p1 माइनस p3। अब इसके अंदर p3 की वैल्यू सावधानी से रख के सॉल्व करो। p3 की वैल्यू 16 बाई 17 p1 प्लस p2 बाई 16। ब्रैकेट खोल दो, पाई आर रेज़ पावर 4 अपॉन a थीटा l, p1 माइनस 16 p1 बाई 17 प्लस 16 बाई 17 इंटू p2 बाई 16 यानी p2 बाई 17। ये जल्दीबाजी के नहीं होते, तसल्ली के। अब p1 माइनस 16 p1 बाई 17, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लो तो p1 बाई 17 आएगा। ये माइनस है, बाहर साइन चेंज हो गया ना, तो मेरे पास बचेगा p1 बाई 17 माइनस p2 बाई 17। आखिरी स्टेप और आंसर तैयार। ये बन जाएगा पाई आर रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय a थीटा l। इन दोनों का एलसीएम आ गया 17, न्यूमरेटर में बचा p1 माइनस p2। आंसर मैंने क्यों कहा आ गया? जब उन्होंने पहली कंडीशन दी थी, जब क्यूब सीरीज में नहीं थी, जब प्रेशर डिफरेंस p1 माइनस p2 था, तो याद करो पाई p1 माइनस p2 आर रेज़ पावर 4 अपॉन a थीटा l ने लिखा। a थीटा l ये बराबर था v के, पाई p आर रेज़ पावर 4 अपॉन a थीटा l वो v के बराबर था। यानी कि ये सारा v के बराबर है, ये सारा v के बराबर है, और यदि ये सारा v के बराबर है तो v अपॉन 17 इज द आंसर। पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखना आपकी मजबूरी है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो ये 86 वाला तो कम से कम 2 बार देखना ही देखना। तो ये आपका v बाई 17 आने के बाद 86 के बाद अगला क्वेश्चन बेटा 89 है। 2 स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स रेडियस 1:2 फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट। 2 बॉल बहुत ऊंचाई से गिर रही हैं, रेडियस एक की r है और एक की रेडियस 2r है। बहुत ऊंचाई से गिरने का मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है, तो उनके मोमेंटम का रेशियो बताओ। एक बात बताओ, पहले मास का रेशियो बताओ। जब इसका वॉल्यूम इससे दुगना है तो वॉल्यूम 8 गुना होगा, v प्रोपोर्शनल टू r क्यूब यानी 1/8। अब टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बताओ। टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा। तो मेरे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यदि रेडियस इसकी दुगनी है तो वेलोसिटी 4 गुनी है।
यानी मास का रेशियो है 1/8, वेलोसिटी का रेशियो है 1/4। तो मोमेंटम यानी कि m1 v1 अपॉन m2 v2 का रेशियो बताओ। तो m1 अपॉन m2 है 1/8, v1 बाई v2 है 1/4, तो 1/32 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यदि रेडियस डबल हो जाए। 97, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसकी रेडियस जहां 2r है वहां वेलोसिटी v है, जहां रेडियस r है वेलोसिटी क्या होगी? तुम फॉर्मूला लगाओगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि बेटा एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यदि रेडियस आधी रह गई तो एरिया 1/4 हो गया, और यदि एरिया 1/4 हो गया तो वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, तो 4v इज द आंसर। 99, वो कह रहे हैं एक कंटेनर में वाटर है, कुछ ऊंचाई से बॉल गिरती है और इसके अंदर जाने लगती है। पानी से के सरफेस से नहीं गिरती, कुछ ऊंचाई से गिरती है, तो वो कहते हैं पानी के अंदर वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। यदि इसे वाटर सरफेस से छोड़ते बॉल को, तो तुम्हें मालूम है वेलोसिटी वाटर सरफेस पे रिलीज करते हैं, तो वाटर सरफेस पे जीरो वेलोसिटी, फिर बढ़ते 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 कांस्टेंट हो जाती। यही कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट कर दिया है, इसे वाटर सरफेस के नीचे का ग्राफ तो बनाना है, लेकिन बॉल को वाटर सरफेस से कुछ ऊंचाई से छोड़ा गया है, यानी कि जब ये वाटर सरफेस पर पहुंचेगी और ग्राफ की शुरुआत होगी, उस समय बॉल विल बी हैविंग सम वेलोसिटी, बॉल में कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, और यदि बॉल में कुछ वेलोसिटी जरूर होगी तो ग्राफ यहां से नहीं यहां से शुरू होगा वेलोसिटी का ग्राफ। यानी जब पानी के सरफेस को छुआ तो कुछ वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ के हो गई कांस्टेंट, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ है, निशान लगा लीजिएगा। तो ये आपका हो गया कौन सा 99। 99 के बाद बेटा अगला क्वेश्चन है 100। 100 में बेटा सिर्फ मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उन्होंने बेटा लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है y इज इक्वल टू पाई पी आर रेज़ पावर 4। बेटा पाई पी आर रेज़ पावर 4 अपॉन a थीटा l। इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है ट्यूब की लेंथ इतनी है, वॉल्यूम हर सेकंड इतना फ्लो हो रहा है, विस्कोसिटी इतनी है, रेडियस इतनी है, प्रेशर बताइए, प्रेशर डिफरेंस बताइए। तो मेरे बताने के लायक नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला था तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर भी ना हो तो पूछ लेना, वैसे हो जाएगा, फॉर्मूला आपको दे दिया। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहे हैं पाउडर कंप्राइजिंग पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। हमने पाउडर लिया जिसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई मिड साइज का मॉलिक्यूल है, अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं पाउडर में, उन्हें वाटर सरफेस पे छोड़ दिया, ठीक बेटा, और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। ये नीचे गिरने लगे, पाउडर आपने छोड़ दिया, पार्टिकल टू बी स्फेयर, तो और पाउडर की डेंसिटी जो दे रखी है, पाउडर की डेंसिटी वो है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की विस्कोसिटी दे रखी है 1.01 पॉइंट। क्वेश्चन अब शुरू होता है। हमने पाउडर को छिड़क दिया, ये पानी की ऊंचाई है, ये पाउडर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी तो पूछने की जरूरत ही नहीं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल 1 घंटे तक जमीन को नहीं छुएगा, कौन सा पार्टिकल 1 घंटे तक जमीन को नहीं छुएगा। देख बेटा, जब ये नीचे जाते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी से जाते हैं 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा। जिनकी रेडियस ज्यादा होती है वो ज्यादा वेलोसिटी से जाते हैं, और ज्यादा वेलोसिटी से जाने के कारण जल्दी ही पहुंच जाते हैं। जिनकी रेडियस कम होती है वो कम वेलोसिटी से जाते हैं, कम वेलोसिटी से जाते हैं तो बेस तक देर में पहुंचते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा पार्टिकल, कितनी रेडियस का पार्टिकल 1 घंटे या उससे बाद पहुंचेगा। तो तुम्हें रेडियस बतानी है। अब एक बात तो बता,
हम ये मान लेते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी उसने एंटर होते ही अचीव कर ली। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस तो तुमसे तय करवा रहे हैं 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और समय दे रखा है 1 घंटे यानी 3600 सेकेंड। अब यदि 0.1 मीटर 3600 सेकेंड में कवर करवा रहे हैं तो वो आपसे वेलोसिटी की क्या उम्मीद कर रहे हैं? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 0.1, टाइम है 3600, ये वेलोसिटी या इससे कम वेलोसिटी की उम्मीद कर रहे हैं। जिसकी वेलोसिटी ये होगी वो 1 घंटे में पहुंचेगा, और जो इसकी से भी कम होगी वो 1 घंटे में भी नहीं पहुंचेगा। तो हम बाउंड्री कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इतनी वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी को आप रख देना 0.1 अपॉन 3600, और दे रखा है रो, सिग्मा और ईटा, गिरने वाले पार्टिकल की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी और विस्कोसिटी तीनों दे रखे हैं। इन्हें सबको एसआई यूनिट में बदल लेना। G 9.8 रख देना या 10 रख देना, R निकाल लेना, आपका आंसर हो जाएगा रेडियस निकालने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, थिकनेस भी दे रखी है, वो काम नहीं आएगी। इसे वाटर सरफेस पर टच कर दिया, वाटर सरफेस पर टच कर दिया, तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स होता है T इंटू एल। एल होता है फिल्म की लेंथ। फिल्म की लेंथ बेटा, फिल्म यहां भी बनेगी, फिल्म यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी और यहां भी बनेगी, यानी 2L प्लस बी। जैसे ये पेपर है, पेपर को वाटर सरफेस पे टच कर दिया, शीट बोला है बीच में से खाली नहीं है, खाली होता तो इसका दुगना करते। ये शीट मैंने वाटर सरफेस पे टच कर दी, अब मैं उठाना चाहूंगा तो वाटर सरफेस इसे रोकना चाहेगा, कितना फोर्स लगा के? T इंटू एल, फोर्स इज इक्वल टू टी, लेकिन एल क्या होता है? सरफेस फिल्म की लेंथ। अब सरफेस फिल्म तो सब तरफ बनेगी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2L प्लस बी। अब उन्होंने थिकनेस और दे रखी है कि इस पेपर की जो थिकनेस है 3 मिलीमीटर है, उसका कोई रोल नहीं है, फालतू में उसे पढ़ना मत, सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई का यूज होगा, जो टच हुआ, ऊंचाई का कोई रोल नहीं है। 114 के बाद बेटा कोई भी डाउट नहीं पूछा है, तो आपके 120 तक के सारे डाउट्स मैंने दिए आपको बता। तो बेटा बाकी अब सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स की थ्योरी पढ़िए, बाकी इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में देता रहूंगा। बाय बाय।